चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज पावर ऑफ सोर्स और लोड इन एसी सर्किट। पहली बात तो पावर का क्या अर्थ है। जैसा आप जानते हो कि ना किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर सोर्स और लोड होते हैं। सोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करता है। कितनी एनर्जी क्रिएट पर यूनिट टाइम करता है उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ सोर्स। लोड जो होता है वो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, और कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम वो ऑफ कोर्स पावर ऑफ लोड हो जाता है। हम इस बात को शुरुआत से देखते आए हैं कि चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, दोनों के ही पावर का फॉर्मूला कॉमन ही है, एंड फॉर्मूला इज ऑफ कोर्स पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब यही बात हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एसी सर्किट हुआ तो उसके अंदर किस तरह से पावर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है और इस डब्बे में से गुजर रहा है। इस डब्बे के अंदर कोई अरेंजमेंट पड़ा है जो या तो सोर्स है चाहे लोड है। उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे गिवन है, और इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे गिवन है। फेयर इनफ। मान लीजिए कि जो वोल्टेज है इट इज गिवन लाइक दिस, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड लेट से इस सर्किट में से गुजरने वाला जो करंट है इट इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा जो है वो एक तरह से वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। क्या शब्द यूज किया? फेज डिफरेंस। बहुत ही लिटरल मीनिंग है। फेजेस के बीच जो डिफरेंस है उसका नाम निकाल दिया फेज डिफरेंस। वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है और करंट का फेज ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो इनके फेजेस का जो डिफरेंस है उसी को हमने नाम निकाल दिया फेज डिफरेंस। तो मैं साइड में लिख भी रहा हूं, थीटा इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपका थीटा है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे किसी भी इंस्टेंट पर इस अरेंजमेंट का पावर चाहिए, तो आप बोलो सर पावर इज बेसिकली वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट किया तो मेरे पास आ गया V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन ओमेगा टी। यहां पर वो 2 साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला काम दे जाएगा। अगर आपको नहीं याद है मैं रिपीट करता हूं, 2 साइन सी साइन डी को आप लिख सकते हो कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। फिर इनफ। सी आप मान लेना ओमेगा टी प्लस थीटा और डी आप मान लेना ओमेगा टी। तो आप इसे लिख सकते हो, इट इज बेसिकली बेटा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। इट कैन बी रिटन एज V नॉट I नॉट अपॉन 2। इट कैन बी रिटन एज cos C माइनस डी बेटा थीटा माइनस cos C प्लस डी, दैट इज 2 ओमेगा टी प्लस थीटा। सो अवर पावर विल वेरी लाइक दिस। हमारा जो पावर है वो इस तरह से वेरी करेगा। किसी भी टाइम पर पावर चाहिए तो टाइम की वैल्यू रख दो, पावर आ जाएगा। बट वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस पावर। एक्चुअली हमें बड़ा पावर और याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब चिंता मत करना। अच्छा, मैं यहाँ से एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमारे अल्टरनेटिंग करंट का अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, तो ध्यान से देखो कि हमारा जो पावर है ना उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। बाकी सब चीज़ों कांस्टेंट है लेकिन उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 ओमेगा। मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे एसी की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो हमारे पावर की फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑफ कोर्स 2f है। अगर हमारे एसी का टाइम पीरियड अगर टी है तो हमारा जो पावर है उसका टाइम पीरियड टी नहीं है बेटा बल्कि t/2 है, बिकॉज वी नो दैट कि टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। ओमेगा अगर दोगे ना तो टाइम पीरियड आता है। इसका मतलब जितने टाइम के अंदर एसी अपने आप को 5 बार रिपीट करेगा उतनी देर में पावर का साइकिल तो अपने आप को 10 बार रिपीट कर लेगा। ठीक है, ये इसका सेंस है। खैर मुद्दे पे आते हैं।
जो इंस्टेंटेनियस पावर का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बेटा ना बहुत मतलब जगह जगह काम आए, ऐसा नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एवरेज पावर, कि किसी तरीके से मुझे एवरेज पावर पता लग जाए। अगर आपको एवरेज पावर चाहिए तो यू कैन से कि सर एवरेज पावर इज, किसी भी टाइम पर पावर क्या है, इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और ये एवरेज आप सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 2π/ω का जो टाइम इंटरवल है सिर्फ उसमें निकाल दो, सिर्फ उसमें निकाल दो, क्योंकि जो एवरेज एक टाइम पीरियड में होगा वही n टाइम्स टाइम पीरियड में भी एवरेज वही रहेगा। जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसका इंटीग्रेशन तो मेरे बच्चे बोल देंगे सर दिस इज बेसिकली 2π/ω। ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, अभी करते हैं। v0 बाहर, i0 बाहर, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू डी टी, बड़ा थीटा कॉन्स्टेंट है, माइनस cos ऑफ 2ωt प्लस थीटा इंटू डी टी। ये हमारा टोटल इंटीग्रेशन है। अभी कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ω। हमारे पास आ गया दैट इज v0 बाहर, i0 बाहर, by2 बाहर, नीचे 2π/ω भी बाहर। थीटा हमारा कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, cos थीटा बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन आएगा t को वेरी करूंगा 0 से 2π/ω, तो मेरे पास आ जाएगा cos थीटा इंटू 2π/ω। बेटा मैंने एक स्टेप उड़ा दिया, चलेगा ना। cos थीटा बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन 0 से 2π/ω तक 2π/ω आएगा, माइनस बाद वाले का इंटीग्रेशन। बेटा बाद वाले का इंटीग्रेशन कोई भी समझदार बच्चा बोलेगा सर 0 आएगा, कुछ भी कर लो आप। साइनसोइडल फंक्शन है, 0 से 2π/ω तक इंटीग्रेशन करना है, सर 0 आना चाहिए। बेटा 0 आएगा, लेकिन चलो आप लोगों में करके दिखाया था। cos 2ωt का इंटीग्रेशन आएगा ऑफ कोर्स sin 2ωt प्लस थीटा अपॉन 2ω, यही आता है इसका इंटीग्रेशन। अब एक बार ना टाइम को 2π/ω रखो, टाइम को जैसे मैंने 2π/ω रखा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो मेरे पास आ गया sin 4π प्लस थीटा, नीचे 2ω तो है ही, माइनस अब थीटा को 0 रखना, थीटा को बड़ा 0 रखना लिमिट के अंदर, तो मेरे पास आ गया sin थीटा अपॉन 2π। हमें पता है कि sin 4π प्लस थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू तो सेम ही होती है, तो ये टर्म्स तो हमेशा ही कैंसिल हो जाएगी। आपको हर बार करने की जरूरत नहीं बेटा, आप तो कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पूरे टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन तो 0 आएगा। बड़ा वो टर्म तो कैंसिल, 2π/ω भी आपका कैंसिल, और आपके पास एवरेज पावर का कितना प्यारा सा फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया बेटा देखना, दैट इज v0 i0 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस कॉस थीटा इज नोन एज पावर फैक्टर। अच्छा वर्ड है, याद रखना, cos थीटा इज नोन एज पावर फैक्टर। थीटा इज दिस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस कारण से इस थीटा का हम एक नाम और निकाल रहे हैं, दैट इज पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर cos थीटा होगा और पावर फैक्टर एंगल थीटा होगा, ठीक है। मैं इसी एवरेज पावर को एक तरह से और याद रखना पसंद करता हूं, दैट इज v0/√2 i0/√2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये v0/√2 ऑफ कोर्स आपका Vrms है, i0/√2 ऑफ कोर्स आपका Irms है, और cos थीटा तो आपका पावर फैक्टर है। तो एवरेज पावर का अगर फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहो तो ये, जब भी आपको एनर्जी वगैरह चाहिए तो एवरेज पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया करो, और एवरेज पावर का ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, Irms इंटू Vrms इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड कॉस थीटा इज नोन एज योर पावर फैक्टर। ये अच्छा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। चलिए बेटा
एक छोटी सी बात मैं यहां पर और बोलूंगा, दैट इज फेजर्स। हेडिंग लिखिएगा फेजर्स। फेजर्स ऐसे वेक्टर हैं जो किसी भी साइनोसोइडली वेरिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फेजर्स हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी यूज किए थे। वहां पर जो फेजर्स थे वो डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, इन सब को बताया करते थे। यहां पर जो फेजर्स होंगे वो वोल्टेज और करंट को बताएंगे। सर ऐसा कैसे कि वहां पर आप फेजर्स यूज करते थे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए और यहां पर आप फेजर यूज कर रहे हो वोल्टेज और करंट के लिए? टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी टर्म साइनोसॉइडली वेरी कर रही है तो आप उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड दैट वेक्टर इज नोन एज योर फेजर। वहां पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपके साइनोसॉइडली वेरी कर रहे थे तो आपने उनको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया और उस वेक्टर का हम लोगों ने नाम निकाल दिया था फेजर। इसी तरह से वेव्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा और साइनोसॉइडली वेरी कर रहा होगा, हम अगेन उसको फेजर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर करंट और वोल्टेज साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं, इसलिए हम उनको भी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट दीज साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज एंड करंट आर नोन एज योर फेजर्स। एक छोटी सी लाइन लिखिएगा, इमेजिनरी वेक्टर्स representing sinusoidally varying current and voltage are known as phasors। साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करने वाले जो वेक्टर्स होंगे उनको हम फेजर्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास करंट दे रखा है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और मुझे वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अगर मुझे इनको फेजर्स की तरह दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि ये तो रहा करंट, वोल्टेज जो है ये इससे एंगल थीटा आगे है तो आप वोल्टेज को ऐसे दिखा सकते हैं एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। इस आई के कंपोनेंट्स निकालना चाहो कंपोनेंट निकाल सकते हो। इस आई का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज की तरफ है दैट इज ऑफ कोर्स आई का कॉस थीटा और करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के अपोजिट है। सर करंट का कंपोनेंट, करंट तो स्केलर होता है बेटा, करंट तो स्केलर होता है लेकिन करंट का साइनोसॉइडली वेरिंग करने पर जो हमारे पास वेक्टर हमने माना है उस वेक्टर को हम कंपोनेंट ले रहे हैं। हम करंट का वेक्टर नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ करंट का कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, करंट को फेजर माना है और उस फेजर के कंपोनेंट ले रहे हैं। ये हमारे पास आ गया आई साइन थीटा। फॉर्मूले के अंदर ये करंट का जो कॉस थीटा है, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज की तरफ है सिर्फ वही पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आई साइन थीटा पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए इस आई साइन थीटा को हम वाटलेस करंट भी कहते हैं। वाटलेस मतलब पावरलेस, ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज योर वाटलेस करंट। तो करंट का सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट ही पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा? जो वोल्टेज की तरफ हो। तो ऐसे आप किसी भी साइनोसॉइडली वेरिंग करंट और वोल्टेज को वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो और जिन वेक्टर्स से आप उनको रिप्रेजेंट करोगे दैट वेक्टर्स आर, दोज वेक्टर्स आर नोन एज योर फेजर्स। फेयर एनफ? आगे चलिए बच्चों, अब हम कुछ सर्किट्स सॉल्व करते हैं, है ना। और हमारे पास मान के चलो कि खूब तरह के सर्किट्स होंगे बेटा, नियरली 7-8 टाइप ऑफ सर्किट्स होंगे, वेरियस सर्किट्स होंगे। डायरेक्ट करंट के सर्किट्स हमें पहले से सॉल्व करने आते हैं, हमने कर रखे हैं। अब हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के डिफरेंट सर्किट्स।
अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। सबसे पहला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक रेजिस्टेंस होगा और सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होगा। अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है उसे आप हमेशा इस तरह से दिखाओगे, जैसे डायरेक्ट करंट के सोर्स को आप इस तरह से दिखाया करते थे, ये हायर पोलरिटी, ये लोअर पोलरिटी। अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आप इस तरह से दिखाओगे। सर इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल? बेटा यहाँ पर एक साइड तो हायर पोटेंशियल रहती ही नहीं है, एक बार इधर हायर पोटेंशियल, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। कई बार इधर से करंट भेजने की कोशिश करेगा, कई बार इधर से भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसका जो ईएमएफ है लेट से ऐसे वेरी कर रहा है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइनोसोडली इसका ईएमएफ वेरी कर रहा है, ईएमएफ वेरी कर रहा है प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट तक। ये आपके पास रेजिस्टेंस है R। ये आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है और बैटरी तो ऑफकोर्स है, बैटरी नहीं मतलब AC सोर्स है। किसी भी टाइम पर क्या करंट आएगा देखते हैं। चलिए बेटा, चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस आया E। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ से यहाँ बेटा मान लेता हूँ करंट यूँ आ रहा है। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊँगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, दैट इज -IR एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। KVL लगा दिया, यहाँ से यहाँ E का चेंज, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गया तो -IR, करंट की वैल्यू मेरे पास आ गई है, दैट इज E/R। किसी भी टाइम पर EMF की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आ गया E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। तो हमारा जो करंट है इट इज वेरिंग लाइक दिस। इस E नॉट अपॉन R को मैं एक बार के लिए I नॉट लिख दूं तो करंट इस तरह से वेरी कर रहा है। जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आप नोटिस कर पा रहे हैं, वो आई है E नॉट अपॉन R। अगर मैं कहूँ कि करंट की RMS वैल्यू क्या आई है या फिर इफेक्टिव वैल्यू क्या आई है, दैट इज ऑफ कोर्स E नॉट अपॉन √2, दैट इज E नॉट अपॉन √2R। इस E नॉट अपॉन √2 को आप EMF की RMS वैल्यू भी कह सकते हो कि दैट इज E RMS अपॉन R। ये हमारे पास करंट की RMS वैल्यू। फेयर एनफ। मैं अगर आपसे पूछूं कि करंट में और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि सर इसका फेज भी ओमेगा टी है, इसका फेज भी ओमेगा टी है। सो ऑफ कोर्स दे आर इन फेज, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट इज 0। कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज द पावर फैक्टर, बेटा पावर फैक्टर विल बी ऑब्वियसली कॉस ऑफ थीटा। थीटा हमारा 0 है, दैट इज कॉस 0। सो इन दिस केस पावर फैक्टर विल बी 1। आपका जो पावर फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। अच्छी बात है। मैं अगर आपसे पूछूं, IRMS पूछ चुका, सब पूछ चुका, मैं आपसे पूछूं कि इसका फेजर बना दोगे, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बना देंगे। जो बैटरी हमने लगा रखी है उसका वोल्टेज, बेटा वोल्टेज बोल दो EMF बोल दो, एक ही बात है, इस तरफ है। इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी इसके EMF के मैग्नीट्यूड को, इसके EMF के एम्पलीट्यूड को। तो ये जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही है E नॉट को, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी इसके फेज को। तो इस बात को ध्यान रखना है हम लोगों को कि जो भी हमारा फेजर है उस फेजर की जो लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एम्पलीट्यूड को, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी हमेशा फेज को। तो मैंने जो हमारा बैटरी था, जो हमारा AC सोर्स था, उसका मैंने फेज मान लिया, मान के लेना दे रखा है साइन ओमेगा टी, तो मैंने ये साइन ओमेगा टी मान लिया। ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है E नॉट को। जो करंट है उसकी लेंथ है E नॉट बाई R,
लेकिन डायरेक्शन वही है जो आपके एसी सोर्स की है। तो जिस तरफ ईएमएफ है मेरे बच्चों आप दिखा सकते हो कि उसी तरफ हमारा करंट है, बस करंट की जो वैल्यू है वो आपका E/R है। सो द लेंथ विल रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट ऑब्वियसली द फेज। इस बार दोनों का फेज सेम था तो दोनों को मैंने सेम डायरेक्शन में इस तरह से दिखा दिया। मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस केस में आपका एवरेज पावर क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर एवरेज पावर आएगा, क्या फॉर्मूला था, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। VRMS E0 बाई √2, IRMS E0 अपॉन √2R, कॉस थीटा इज ऑब्वियसली 1, कॉस थीटा इज 1। और जैसे मैंने इसकी वैल्यूज रखी हमारे पास वैल्यू आ गई है E0 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R। ठीक है बच्चों, बढ़िया है। ये हमारा आंसर, ये हमारा एवरेज पावर है। अगर हमें हीट वगैरह निकालनी हुई तो हम सीधा इस एवरेज पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको कभी भी हीट डिसिपेटेड वगैरह निकालनी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करना कि हीट विल बी दिस एवरेज पावर इनटू वो वाला टाइम जिस टाइम में आपको हीट निकालनी है। ठीक है, बढ़िया आंसर, कोई बुरा आंसर थोड़ी बड़ा। एक बात और, चलो ठीक है ना, वैसे इस तरह के फॉर्मूले बार बार आते रहेंगे, कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है। मेन तो हमारा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा है, बाकी तो सब अपन धीरे धीरे डिराइव कर लेंगे। तो ये रहा हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस और वोल्टेज सेम फेज में होंगे और पावर फैक्टर एंगल जो होगा वो 0 आएगा, पावर फैक्टर कॉस 0 आएगा वो 1 होगा। एवरेज पावर का हम लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन R है, जो हमारा एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर एंगल 0 आने का मतलब है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। क्या शब्द यूज करोगे बेटा, इन फेज। जब कोई दो टर्म्स सेम फेज में होगी तो हम उन्हें इन फेज शब्द यूज करें। आगे चलिए बच्चों, सेकेंड, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर है और उसके साथ कोई एसी सोर्स है। ये एसी सोर्स, इस एसी सोर्स का वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। बड़ा इसने कोई करंट भेजा, यहां पर चार्ज Q, यहां पर चार्ज माइनस Q, इसका कैपेसिटेंस C। ठीक है, ऐसे आइडियली ये डायग्राम है। अदरवाइज प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट थोड़ी होता है, वायर में कोई रेजिस्टेंस तो होगा। ठीक है, ये तो आइडियली हो गया कि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है। अदरवाइज हम जानते हैं कि हर सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। अब सुनिएगा, चलते जाओ, चलते 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 यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V। चलते 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 यहां से यहां जाऊंगा तो माइनस पहली वाली प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाई C। हमारे पास आ गया Q इज इक्वल्स टू CV। DC सोर्स की तरह V फिक्स तो नहीं है, V तो लगातार चेंज हो रहा है और V की किसी भी टाइम t पर वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी। इट मीन्स दैट कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज चेंजिंग विथ टाइम। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज चेंजिंग विथ टाइम। इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इज चेंजिंग विथ टाइम, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि सर्किट में जरूर कोई ना कोई करंट तो रहा होगा।
एंड वी नो कि द करंट इज ऑफ कोर्स डी क्यू बाई डी टी। अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मैं इसे लिख सकता हूँ दैट इज वी नॉट ओमेगा सी, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो किसी भी टाइम टी पर आपका जो करंट होगा इट विल बी लाइक दिस। मैं इस करंट को जानबूझ के थोड़ा अलग स्टाइल से लिखना चाहता हूँ। मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूँ, करंट इज वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मैं जानबूझ के ऐसे लिखना चाह रहा हूँ। अब ज़रा देखो कि मैंने ऐसा लिख कर आपको दो बातें बताने की कोशिश की है। पहली बात ये कि ये आपके सिस्टम के करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज लेट्स से आई नॉट इज वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी। सर ये आप ओमेगा सी ऊपर भी लिख सकते थे, आपने सर जानबूझ के इसको 1 अपॉन ओमेगा सी क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि इससे मेरे को एक बात का आइडिया लग गया कि करंट इज वोल्टेज अपॉन समथिंग। तो ये जो समथिंग है ना, इसकी औकात काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसे रेजिस्टेंस की होती थी, और पक्की बात है कि इसकी यूनिट भी वही होगी जो रेजिस्टेंस की होगी। लेकिन हम इसे रेजिस्टेंस कह नहीं सकते क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, इसमें आर तो है ही नहीं, इसमें तो कैपेसिटर है और ओमेगा है, सॉरी कैपेसिटेंस है और ओमेगा है। तो इसलिए हम इसका एक अलग से नाम निकाल रहे हैं। इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स सी से, और इसका हम एक नाम निकाल रहे हैं दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वेरी मच लाइक resistance but not resistance, and it is 1 upon omega c। ये बड़ा ओमेगा को लिख दो 2 पाई फ्रीक्वेंसी सी। दिस इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट्स यूनिट विल बी ऑब्वियसली ओम। लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस जैसा है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ही कम होगा, करंट उतना ही कम। ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। अगर मैं कहूँ कि मुझे IRMS चाहिए तो आप बोलोगे सर IRMS इज ऑफ कोर्स मैक्सिमम करंट अपॉन √2। मैं उसे लिख दूंगा V नॉट अपॉन √2 इंटू XC। V नॉट अपॉन √2 को हम VRMS भी लिख सकते हैं, दैट इज VRMS अपॉन X। एक बात तो मैंने आपको बता दी कि ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, लिखेंगे। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, और वो ऐसे है कि ध्यान से देखो, जो वोल्टेज है उसका फेज ओमेगा टी है, और जो करंट है उसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। मतलब कि कैपेसिटर में जो करंट होगा वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे पाई बाई 2 फेज आगे होगा। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। करंट थ्रू कैपेसिटर इज अहेड ऑफ voltage across capacitor by a phase of pi by 2। करंट जो है हमारा वो वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे। अच्छी बात है। मैं कहूँ बेटा इसका जरा फेजर बनाना, आपको वैसे बिल्कुल बना देंगे। वोल्टेज का फेजर मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये लो बेटा, एक वेक्टर की तरह दिखा दिया ऐसे, ये लेंथ V नॉट होगी और ये डायरेक्शन हमारी साइन ओमेगा टी होगी। ये तो हो गया वोल्टेज। करंट अगर दिखाना हो तो करंट का फेज इस बार बेटा थोड़ा सा आगे है। अगर ये साइन ओमेगा टी है तो मुझे बनाना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आप करंट अगर दिखाओ तो ऐसे दिखाओ, ये आपका करंट, और ये इन दोनों के बीच का phase difference, this is the theta, it is the angle between voltage and current।
इफ समवन आस्क मी व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल या फिर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यू कैन से कि दैट इज π/2 और 90 डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पावर फैक्टर, तो आप कहोगे सर पावर फैक्टर इज ऑफ कोर्स cos थीटा या फिर cos π/2, cos π/2 इज 0। इस बार आपका पावर फैक्टर तो 0 है। और इस तरह के सर्किट में अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर एवरेज पावर कैसे निकालोगे, तो मैं कहूँगा एवरेज पावर द फॉर्मूला इज ऑफ कोर्स IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। IRMS इज ऑब्वियसली VRMS अपॉन XC, एक VRMS पहले, इंटू कॉस ऑफ थीटा। बेटा कॉस थीटा हमारा 0 आ चुका है, सो आप कह सकते हो कि एवरेज पावर इन ए कंप्लीट टाइम पीरियड विल बी 0। पूरे टाइम पीरियड में एवरेज पावर आपका 0 आएगा। कारण हम जानते भी हैं, बताता हूँ बेटा कैसे। थोड़े टाइम तक ये लगातार आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, तो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी लगातार स्टोर होगी, स्टोर होगी, स्टोर होगी, तो ये लोड की तरह काम करेगा। बाकी आधे टाइम क्या होगा कि यही करंट जो यूँ आ रहा था वो करंट यूँ आ जाएगा। जैसे ही करंट यूँ जाने लगेगा तब मामला बिल्कुल पलट जाएगा। उसके बाद आपका ये चार्ज लगातार घटना स्टार्ट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटना स्टार्ट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगातार घटना स्टार्ट होगी तो जो आपने एनर्जी स्टोर की थी वो लगातार बाहर एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाएगी। तो आपका जो कैपेसिटर है वो साइकिल के आधे पार्ट में सोर्स की तरह काम कर रहा होगा, बाकी आधे काम में लोड की तरह काम कर रहा होगा, फिर सोर्स की तरह, फिर लोड की तरह, फिर सोर्स की तरह, फिर लोड की तरह। तो पूरे के पूरे साइकिल में आधे टाइम तक तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, बाकी आधे टाइम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि ना तो उसने कुल मिलाकर पूरे साइकिल, अगर आप नेट निकालोगे तो ना तो उसने एनर्जी दी है ना एनर्जी ली है। आधे रास्ते एनर्जी दी, आधे रास्ते एनर्जी ली, और नेट कुल मिलाकर उसका इफेक्ट 0 आ जाएगा। नेट पावर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इट इज अवर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। आसान सा था, लेकिन हम इसी बहाने थ्योरी बना रहे हैं धीरे धीरे, है ना। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया थ्योरी बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे। सवाल भी करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन सिर्फ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पर तो क्या सवाल करें बेटा, वो तो ना कहीं शीट में मिलेगा ना किसी बुक में मिलेगा। कम से कम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, 2 चीज़ें तो हो कम से कम, तब जाके तो हम सवाल करें। ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नाम से आपको आइडिया लग गया होगा कि इस बार आपके पास सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा और उसके साथ लगा हुआ कोई ना कोई एसी का सोर्स होगा। इस एसी का जो वोल्टेज है, लेट्स से V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। किसी भी टाइम पर बड़ा कोई करंट दिया ऐसे, ये करंट निकालना हमारे लिए वैसे बाएं हाथ का खेल है। यहाँ से यहाँ आइए, वोल्टेज का चेंज आएगा V, यहाँ से यहाँ जाइए -L/di/dt। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, दैट इज इक्वल्स टू 0। V की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज V0 साइन ओमेगा टी -L/di/dt एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर दो, हमारे पास कोई इनिशियल लिमिट्स नहीं है तो ऐसे इंटीग्रेट कर दो, तो मेरे पास आ गया दैट इज V0 अपॉन ओमेगा एल, बड़ा टी का कोफिशिएंट से डिवाइड, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा, इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट, और डी का इंटीग्रेशन तो आई। हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, दैट इज V0
अपॉन ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट। हम जानते हैं कि अगर ये एसी सोर्स है तो इसके लिए क्लॉकवाइज करंट भेजना और एंटी क्लॉकवाइज करंट भेजना एक ही बात है, दोनों साइड एक जैसे सी हैं। आधे रास्ते करंट यूँ भेजेगा, आधे रास्ते करंट यूँ भेजेगा, तो एवरेज करंट जीरो आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम 0 to 2 पाई बाई ओमेगा शुड बी जीरो। एवरेज करंट जीरो होना चाहिए, इसका मतलब इंटीग्रेशन आई डी टी जीरो होना चाहिए। इंटीग्रेशन आई डी टी अगर करोगे तो ऑफ कोर्स ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन तो जीरो आ जाएगा, लेकिन सी बच जाएगा आपका। और आप चाहते हो कि एवरेज जीरो आए तो पक्की बात है कि आपका सी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट है इसकी टर्म इस बात से हम जीरो कन्विंस कर सकते हैं कि दोनों साइड एक जैसी हैं, तो आधे रास्ते करंट यूँ जाएगा, आधे रास्ते करंट यूँ जाएगा, तो जीरो से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक नेट एवरेज करंट आपका जीरो आना चाहिए। नेट एवरेज करंट जीरो तब नहीं आएगा जब सी आपका जीरो के अलावा कोई और टर्म हुई, और हम जानते हैं कि एवरेज जीरो आना चाहिए। एवरेज जीरो आना चाहिए तो सी की वैल्यू भी आपकी जीरो आनी चाहिए। तो इस आर्गुमेंट से हम सी की वैल्यू को जीरो बोल सकते हैं और कहेंगे कि करंट विल बी लाइक दिस। सो करंट कैन बी रिटन एज वी नॉट अपॉन ये जो ओमेगा एल लिखा है, मैं इसको जानबूझ के एक्स एल लिख रहा हूं, एंड इट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखो बच्चों, ऐसे लिखकर मैंने दो बातें प्रूव करने की कोशिश की है। पहली ये कि मैंने ओमेगा एल को एक्स एल लिख दिया है, ओमेगा एल बोल दो या फिर 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम एल बोल दो, एक ही बात है। इसकी यूनिट पक्की बात है कि ओम होनी चाहिए, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं इसका एक नाम निकाल रहा हूं। द नेम इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। द नेम इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। फेयर इनफ। इट्स यूनिट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ओम्स। इसकी काफ़ी हद तक जो औकात है बड़ा वो ओम जैसी सी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस ही होता तो हम नाम इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्यों निकालते? रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है। ये एक तरह से करंट एक्सेल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना ही कम होगा, लेकिन एक्सेल जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जैसी टर्म है। आप कह सकते हो इस बात को कि एक्सेल जितना बड़ा होगा ऑफ कोर्स करंट उतने ही छोटे होंगे। ठीक है, एक बात का आपका आइडिया और लग गया होगा कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और इंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो दोनों सेम फेज में नहीं है, बल्कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से इस बार पीछे है। कितना पीछे है? पाई बाई टू। तो जो भी रिजल्ट है उनको एक बार लिखते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास आ चुका है कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्सएल। करंट की आरएमएस वैल्यू अगर निकालना चाहो तो दैट इज ऑफ कोर्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, दैट इज वी नॉट अपॉन √2 एक्सएल। वी नॉट अपॉन √2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी आरएमएस अपॉन एक्सएल। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो आपको सर फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू, बट इन दिस केस करंट इज बिहाइंड। करंट का जो फेज है वो पीछे है, क्योंकि इसका फेज तो ओमेगा टी है और करंट का फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो आप कह सकते हो कि करंट के अंदर करंट जो होगा वो इंडक्टर में जो करंट होगा वो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से पीछे है। कितना पीछे है? पाई बाई टू। अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखना है, लिखेगा इस तरह से। करंट इन इंडक्टर इज बिहाइंड, बेटा कई जगह लैगिंग शब्द भी यूज कर रखा होता है, इज बिहाइंड the voltage across inductor by phase pi by 2। पाई बाई टू फेज से करंट जो है
वो वोल्टेज से पीछे है। कितना पीछे है? पाई बाय 2 पीछे। अगर आप कहोगे, जिद करोगे, तो मैं इसका फेजर भी बना दूंगा। अगर आपने कहा कि सर मैं वोल्टेज ऐसे दिखाऊंगा, ले बेटा दिखा दिया तूने, दिस इज वोल्टेज, लेंथ रिप्रेजेंट करेगी वी नॉट को और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी ओमेगा टी को। जो करंट है वो ओमेगा टी नहीं है बेटा, वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। सर कैपेसिटर में तो ऐसे आया था बेटा, कैपेसिटर में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 था, तो यूँ चले गए थे, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अगर आप करंट को फेजर की फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो करंट को ऐसे दिखाओ और ये कहो कि करंट जो है वो पाई बाय 2 पीछे, पाई बाय 2 पीछे। अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर फैक्टर एंगल कितना आएगा, तो आपको सर पावर फैक्टर एंगल यही तो है कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना है। अगर कोई मुझसे पूछे कि पावर फैक्टर क्या है, तो वी नो दैट कि पावर फैक्टर इज बेसिकली कॉस ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, दैट इज 0। जब पावर फैक्टर 0 आ गया तो कोई मुझसे पूछे कि सर एवरेज पावर क्या आएगा, तो एवरेज पावर तो आपके इंडक्टर का 0 आएगा। कारण भी समझा सकता हूं मैं। आधे रास्ते क्या होगा कि लगातार करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर लगातार बढ़ेगी तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और आप ऐसा कह सकते हो कि इंडक्टर एक लोड की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर लगातार कन्वर्ट किए जा रहा है। लेकिन बाकी आधे रास्ते क्या होगा कि जो करंट यूँ जा रहा था अब वो यूँ जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे करंट यूँ जाना स्टार्ट हो जाएगा, अब इंडक्टर में से करंट घटना स्टार्ट होगा। इंडक्टर में करंट घटना स्टार्ट होगा तो उसके पास जो स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी है ½ Li² वो घटना स्टार्ट होगी। वो घटना स्टार्ट होगी, इसका मतलब दैट मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ द सेम इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक ए सोर्स, और अब वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा नहीं रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आधे रास्ते वो सोर्स की तरह काम कर रहा है, आधे रास्ते वो लोड की तरह काम कर रहा है, आधे रास्ते इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बाकी आधे रास्ते इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। इस कारण से उसका जो एवरेज पावर है वो 0 आ जाएगा। फेयर इनफ। ये पहले जो 3 सर्किट थे ये हमें बेसिक थ्योरी बताने के लिए थे कि यार आखिर हमारे किसी भी सर्किट सॉल्यूशन की बेसिक थ्योरी क्या है। अब हम बहुत सारी बातें सीख गए हैं, खास तौर से फेजर कैसे बनाने हैं ये सीख गए हैं। ये सीख गए हैं कि कैपेसिटर में जो करंट होगा वो वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे होगा और इंडक्टर में जो करंट होगा वो वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे होगा। हम 2 टर्म्स भी सीख गए बेटा, क्या क्या, ये एक कि रेजिस्टेंस जैसी एक टर्म आ गई बेटा, कौन सी, रिएक्टेंस, और ऑफ कोर्स दूसरी टर्म ये सीख गए कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस का अर्थ क्या है। ये सब बातें काम आएगी हमारे, ये बातें हमारे काम आएंगी और इनसे ही हम सारी थ्योरी बना पाएंगे। चलिए बेटा, अब सबसे पहला काम का सर्किट जिस पर सवाल होगा शीट में वो अब स्टार्ट हुआ है। तो सर पहले 3 किस लिए पढ़े थे? पहले 3 इसलिए पढ़े थे कि हम ऐसी थ्योरी समझ सकें जिससे हमसे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो बचे हुए वो सारे हो जाए। तो पहले 3 अपन ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़े थे, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, आराम से इत्मीनान से देखें, कोई जल्दी नहीं है मुझे, कोई 1 सेकंड की भी जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। अगला है आरसी सर्किट। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, और रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को अगर मैं किसी डीसी सोर्स के साथ लगाता तो किस टाइम पर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होता हमने याद कर रखा है, किस टाइम पर सर्किट में कितना करंट होता है हमने याद कर रखा है, वो तो हमने सब निपटा रखा है। आज हम इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ डीसी सोर्स ना लगाकर एसी सोर्स लगा रहे हैं, V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है ना, आज अलग कर रहे हैं अपन कुछ, आज अपन कुछ अलग कर रहे हैं। डीसी सोर्स लगाया होता तो बच्चे बोलते हैं सर डीसी सोर्स अगर लगाओगे तो t = 0 पर करंट E/R आएगा और वो लगातार एक्सपोनेंशियली घटेगा, किसी भी टाइम t पर करंट विल बी E/R इंटू e⁻⁻t/RC। लेकिन वो थोड़ी बड़ा सवाल चेंज हो गया।
मान लीजिए बेटा करंट ऐसे गया, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट से वी आर। यहां से यहां तक कैपेसिटर के अक्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट से वी सी। चलिए बच्चों केवीएल लगाइए, यहां केवीएल लगाता हूं, चलते जाओ चलते जाओ, यहां से यहां जाऊंगा तो वी, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में क्या क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी आर, हायर से लोअर जा रहा हूं इसलिए माइनस, हायर से लोअर जा रहा हूं इसलिए माइनस। मेरे पास इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी। किसी भी टाइम t पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका सम जो होगा वो एक्सटर्नल वोल्टेज के बराबर होगा, ऑब्वियस बात है। मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकता हूं, हालांकि मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं बना सकता हूं। यहां से तक v नॉट साइन ओमेगा टी, चलते गए रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर, चलते 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 कैपेसिटर के थ्रू गए तो माइनस, अगर इस वाली प्लेट पर Q और इस वाली प्लेट पे माइनस Q, तो मैं लिख सकता हूं माइनस Q बाई सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन भी हम जानते हैं कि I इज बेसिकली डी क्यू बाई डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें सॉल्व नहीं करनी बेटा इसको, हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हम तो इसको फेजर से सॉल्व करेंगे, हम इनको नहीं सॉल्व कर रहे। सर फेजर से कैसे करोगे बेटा? पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस दिखाओ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर दिखाओ और उन दोनों के सम को एक्सटर्नल वोल्टेज के बराबर करो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बजाय हम सारे के सारे सवाल को फेजर से करेंगे, बहुत आसान पड़ेगा, आराम से। सबसे पहली बात, यहां पर करंट, यहां करंट, यहां करंट, पूरे सर्किट में करंट सेम है क्योंकि सारा सर्किट तो सीरीज वाला है। अगर करंट हर जगह सेम है तो पहले बेस बनाओ, किसको? करंट को, जो कॉमन हो। कॉमन कौन है? करंट। जो करंट यहां वही करंट यहां, वही करंट यहां, जो कॉमन है उसे बेस बनाओ। तो फेजर में सबसे पहले मैंने बेस बना दिया करंट को, आराम से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मैं आपको सिखा चुका हूं कि रेजिस्टेंस का फेज वही होता है जो करंट का होता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो करंट का हो। तो जिस तरफ करंट है उसी तरफ आप वी आर दिखाओ, और वी आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं आई आर होगी। क्या होगी? आई आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर दिखाओ। याद करो, मैं तुम्हें याद करा रखिए कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट होगा वो आगे होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर पीछे होगा। पन्ने पलटो, चेक करो, मैं लिखा रखा तुम लोगों कि कैपेसिटर के थ्रू गुजरने वाला जो करंट होगा वो आगे होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पीछे होगा। तो ये कैपेसिटर में से गुजरने वाला करंट है, करंट हर जगह सेम है और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर थोड़ा सा पीछे होगा। कितना पीछे होगा? लिखा रखा है पाई बाई 2। तो आप कह सकते हो कि दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, जिसे आप लिख सकते हो I इंटू एक्स सी। समझ गए इतनी बात? फिर से बोलता हूं, सबसे पहले बेस बनाओ। बेस उसे बनाओ जो कॉमन हो। सीरीज सर्किट के अंदर कौन कॉमन होगा? करंट कॉमन होगा, तो करंट को बना दिया। मुझे वी आर प्लस वी सी करना है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो करंट के डायरेक्शन में ही वी आर दिखा दिया। मुझे वी सी दिखाना था, तो याद आया कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वो आगे होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पीछे होगा, तो मैंने वी सी ऐसे दिखा दिया। यहां तक ठीक है। नेट वोल्टेज, जो सोर्स का वोल्टेज है, वो आएगा इन दोनों के जोड़ से। इनको बिल्कुल वैसे जोड़ो जैसे वेक्टर्स को जोड़ते हो। तो बेटा इनको जोड़ना कोई बहुत बड़ा टफ टास्क तो है नहीं। दिस इज द नेट वोल्टेज, दिस इज योर, वैसे अगर कहूं तो दिस इज वी आर प्लस वी सी, लेकिन वेक्टर्स की अगर जोड़ूंगा तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आई बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर।
प्लस XC स्क्वायर। यह आ गया हमारा नेट वोल्टेज। अब दो चार चीज़ें यहाँ पर नोटिसेबल है जो हम याद करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। पहली बात ये कि ये रहा हमारा नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू समथिंग। ये पक्की बात है कि ये जो समथिंग है इसकी यूनिट तय बात है कि ओम आएगी, लेकिन ना तो मैं इसे रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ ना मैं इसे रिएक्टेंस बोल सकता हूँ। इसमें तो रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है। इन दोनों को मिलाकर हमने एक नई टर्म का नाम निकाल दिया है जिसको हम Z से तो रिप्रेजेंट करेंगे और इसका नाम देंगे मेरे प्यारे बच्चों इम्पीडेंस। क्या नाम देंगे? इम्पीडेंस। इसमें रेजिस्टेंस भी है और आपका रिएक्टेंस भी, दैट इज रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। XC इज ऑफ कोर्स 1/ओमेगा। ये रहा आपका इम्पीडेंस। पक्की बात है कि इसकी यूनिट क्या होगी? ओम होगी। ठीक है बच्चों। अगली बात कि हमारा इस बार देखो ये रहा करंट और ये रहा वोल्टेज। ये तो रहा ये जो वोल्टेज है ये रहा ये वोल्टेज। इसी वोल्टेज को हमने नेट वोल्टेज को ऐसे दिखा रखा है। जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से आगे है, करंट से आगे है। करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज। और ये जो करंट है ये वोल्टेज से कितना आगे है? तो उसके लिए आप कहोगे सर काश मैं ये वाला एंगल निकाल पाऊँ। बिल्कुल, इस एंगल को तुम दो स्टाइल से लिख सकते हो। वैसे तो बहुत सारे स्टाइल से लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंटली तुम इसको दो तरह से लिख सकते हो। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो है VC, बेस है VR, तो दैट इज VC अपॉन VR। VC इज IXC, VR इज ऑफ कोर्स IR। मेरे पास आ गया XC अपॉन R। इसको आप एक स्टाइल से और लिख सकते हो, cos थीटा। cos theta is of course base upon hypotenuse. Base is potential difference across resistance and hypotenuse is of course net voltage applied. Potential difference across resistance को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ IR, और potential applied को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं I इंटू ये रायता। इस रायते को हम Z लिख चुके हैं। ये हमारा cos थीटा आ गया। इस cos थीटा का हमने एक अलग से नाम भी निकाल रखा है बच्चों। आई होप सारे बच्चों को याद ही होगा। इस cos थीटा को हम लोग शुरुआत से ही पावर फैक्टर भी बोलते आए थे। हम इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं। आगे चले, बातें बेटा और भी है। मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम करंट विल बी मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन Z, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन Z। मैक्सिमम वोल्टेज इज V0 एंड Z लिखना चाहो Z लिख दो, और Z को अगर लिखना चाहो तो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि IRMS क्या है, तो IRMS इज ऑफ कोर्स VRMS अपॉन Z, या बेटा ऑफ कोर्स Imax अपॉन रूट 2। कैसे लिख सकते हो? दैट इज VRMS अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। मैं अगर आपसे पूछूं कि एवरेज पावर क्या आएगा, तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला हमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो है IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। इत्मीनान से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। IRMS को हम चाहें तो लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z, एक VRMS पहले से है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं चाहूँ तो R बाई Z भी लिख सकता हूँ।
तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया, VRMS का स्क्वायर अपॉन Z का स्क्वायर इंटू R। VRMS अपॉन Z को हम IRMS भी लिख सकते हैं। सो मेरे पास ये आ जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो जो फॉर्मूला आपको पसंद हो वो लगाओ, ऐसे नहीं कि बेटा मैंने लिख दिया, आप और भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। लेकिन मेन चीज़ हमारा फॉर्मूला IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा है। बाकी आपको कन्वर्ट करना आ ही गया, हम काफ़ी देर से कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। इस तरह से हम पूरा सर्किट मैनेज कर सकते हैं। एक लास्ट काम बच गया बेटा, बाकी हम सवाल के थ्रू और देखेंगे, बट मैं थ्योरी में एक बात और बोल दूँ। हमने करंट की मैक्सिमम वैल्यू RMS वर्मस सब लगना सीख ली। यानी कोई मुझसे पूछ ले कि सर करंट एट एनी टाइम t क्या होगी, करंट एट एनी टाइम t होगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा t। नहीं, साइन ओमेगा t तो वोल्टेज है अप्लाइड, वोल्टेज है अप्लाइड। हमारा जो करंट है वो तो उससे आगे है, कितना आगे है, थीटा, तो प्लस थीटा। तो आप कह सकते हो कि किसी भी टाइम पर करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ऑफ कोर्स V0 अपॉन Z साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan इनवर्स XC अपॉन XR, XC अपॉन XR लिख दो बेटा, हाँ ठीक है। तो या cos इनवर्स R बाई Z, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं। कुछ याद नहीं करना है, बस फेजर बनाने आने चाहिए, हल्के फुल्के को इक्का दुक्का फॉर्मूला तो याद कर लो, बाकी लोड मत लिया करो। मैं एक बहुत ही बड़ा सा सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं उसके बहुत सारे पार्ट तुम लोगों से पूछूंगा बेटा, और मैं कोशिश करूँ कि है ना बिना हमने कोई पहले से बातें याद किए हुए हम इस सवाल को निपटा सकें, ठीक है। सुनिएगा, हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है। ये एक रेजिस्टेंस और ये इसके साथ कैपेसिटर। इनके साथ अगर डीसी सोर्स लगा होता है तो क्या होता है वो भी हमें पता है, और अब तो अगर इसके साथ कोई एसी सोर्स लगा हो तो वो क्या करेगा वो भी हमें काफी हद तक पता है। रेजिस्टेंस आपका 100 ओम है, कैपेसिटेंस आपका 100 माइक्रो फैरेड है। जो हमने एसी सोर्स लगा रखा है उसका वोल्टेज इस तरह से वेरी कर रहा है 200 साइन 100t। बस ठीक है, बढ़िया है। वोल्ट्स, आगे बड़ा यूनिट लिखना चाहो वोल्ट्स लिखता हूं। जो पूछूं सिर्फ उसी का जवाब लेना, और जिस सीक्वेंस में मैं आपसे पूछूं ना उसी सीक्वेंस में आंसर देना, ठीक है। मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। जिससे ना अगर मान लो कि आपके आंसर आ गए तो आप समझ जाना कि है ना सर ने जितनी थ्योरी बताई है वो हमें बड़े तरह से सेट हो गई है, हमें सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो कि अटक जाओ तो कर ही रहे हैं, करते रहना। फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इम्पिडेंस, ड्रॉ फेजर, फाइंड पावर
ऑफ कोर्स एवरेज पावर। एक मिनट बेटा, पावर से पहले ना फाइंड मैक्सिमम करंट आरएमएस करंट पावर फैक्टर एंगल पावर फैक्टर एवरेज पावर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की आरएमएस वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की आरएमएस वैल्यू। इतने सारे काम हैं, पहले ये करते हैं, फिर और भी काम है। सबसे पहले फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। XC इज ऑफ कोर्स 1/ωc। ओमेगा है 100, साइन ओमेगा टी होता है तो ओमेगा आ गया 100। C है 100 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ऊपर गया तो 10⁻⁶। 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ 10⁻² बच गया, मतलब 100 बच गया। तो XC आ गया 100 ओम। अच्छी बात है। इम्पिडेंस कितना आएगा हम लोगों ने याद कर रखा है, इम्पिडेंस आएगा √R² प्लस XC का होल स्क्वायर, दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर का रूट, तो मेरे पास ये आ गया 100√2 ऑफ कोर्स ओम्स। ड्रॉ फेजर, फेजर बनाने के लिए कहा गया है, बिल्कुल बनाएंगे, आराम से इत्मीनान से बनाएंगे। सबसे पहले पूरे सर्किट में सीरीज में है तो करंट कॉमन होगा, तो करंट को बनाएंगे बेस। चलो बना दिया। जिस तरफ करंट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस तो उसी तरफ होगा, तो आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी I इंटू आर, आर है 100 तो ये आ गया 100I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज I इंटू XC। XC भी हम सोल्व कर चुके हैं, 100 ही आता है तो वो भी 100 इंटू I आएगा। लेकिन कैपेसिटर में करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है, तो VC आप दिखा देना ऐसे, दिस इज VC, VC इज I इंटू XC, XC भी 100 है। VC और VR का जो जोड़ है वो हमारा नेट वोल्टेज आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दो, 100I इधर 100I इधर, दोनों के बीच में एंगल है 90, तो नेट आएगा मेरे पास 100√2I। सो नेट वोल्टेज इज समथिंग इनटू I, दिस इज समथिंग योर Z हम पहले से निकाल चुके हैं, 100√2 ओम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फेजर हो गया। Imax पूछा है, Imax इज ऑफ कोर्स Vmax 200 वोल्ट अपॉन Z, Z इज 100√2 ohms। I think this is √2 amperes। RMS, IRMS is of course maximum current upon √2, IRMS comes out to be 1 ampere। What is the phase difference between current and voltage? करंट और वोल्टेज के बीच में ये आपका एंगल है, अगर ये एंगल है थीटा, तुम देख सकते हो ये है 100I, ये है 100I, tan थीटा इज 100I अपॉन 100I, मेरे ख्याल से ये एंगल आ गया आपका 45। सो दिस इज योर 45। व्हाट इज योर पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज cos 45, cos 45 इज ऑफ कोर्स 1/√2। हालांकि हम इसको R/Z भी लिखते हैं बेटा, याद है ना, cos थीटा इज VR
अपॉन वी दैट इज आई आर अपॉन आई जेड, आई कैंसिल दैट इज आर बाई जेड, दोनों से वही आएगा 1/√2। व्हाट इज एवरेज पावर? इस बार कुछ ना कुछ एवरेज पावर तो आएगा, एंड एवरेज पावर का सबसे बढ़िया जो मेरे को फॉर्मूला लगता है वो लगता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। वी आर एम एस 200 वोल्ट मैक्सिमम है तो वी आर एम एस आएगा 200 अपॉन √2 इंटू आई आर एम एस आएगा 1 इंटू कॉस थीटा। इट कम्स आउट टू बी 100 वाट। ऑब्वियस बात है कि आंसर तो वाट में ही आएगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए तो करंट भी तो मैक्सिमम, तो आप कह सकते हो दैट इज आई मैक्सिमम इंटू आर। आई मैक्सिमम हमारा √2 था, आर हमारा 100, तो हमारे पास आ गया मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है 100√2 वोल्ट्स। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू? कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं आई इंटू एक्स सी। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम चाहिए तो आई भी तो मैक्सिमम, तो आप कह सकते हो कि सर मैं इसको लिख सकता हूं आई मैक्सिमम इंटू एक्स सी। बड़ा आई मैक्सिमम तो हो गया √2, एक्स सी हो गया 100, तो आंसर आ गया 100√2 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू अगर ये है तो आरएमएस होगी दिस डिवाइड बाय √2, दैट कम्स आउट टू बी 100 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? ये है मैक्सिमम, तो दिस अपॉन √2। बढ़िया, आगे चलिए। 13th, फाइंड करंट एट एनी टाइम t। 14th, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t। 15th, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पर करंट कितना है, किसी भी टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, किसी भी टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। किसी भी टाइम t पर पूछा मैंने आपसे, कोई सा भी टाइम ले लो, उस टाइम बताओ। बताते हैं किसी भी टाइम पर करंट क्या होगा? किसी भी टाइम पर करंट होगा करंट की मैक्सिमम वैल्यू √2 एम्पियर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा ये ओमेगा टी जो है ना, ये तो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज था उसका फेज है, उसका फेज है। करंट जो है वो तो हमारे अप्लाइड वोल्टेज से आगे है, वो भी कितना आगे है? 45। सो आप कहोगे सर ये फेज तो अप्लाइड वोल्टेज का है, करंट तो उससे π/4 आगे। हो गया काम। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t? तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है 100√2 साइन ऑफ 100t। अरे यार 100t तो किसका फेज है? जो आपने अप्लाइड वोल्टेज है उसका फेज है 100t। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस रेजिस्टेंस है ये तो इससे आगे है। कितना आगे है? 45 डिग्री, तो +45 डिग्री या +π/4। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो होगा उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, करंट एट एनी टाइम t इंटू आर। और फेज वेज भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस तो सेम फेज में होते हैं। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर वैसे आ जाएगा। आगे चलते हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टाइम t पर क्या होगा? किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 100√2, सॉरी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 100√2। फेज की अगर बात करें तो 100t। 100t तो उसका फेज है जो आपने एक्सटर्नल लगा रखा है। हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो इससे पीछे है, ये आगे होता है ये पीछे होता है। ये कितना पीछे है? तो आप बोलो सर ये π/4 45 डिग्री पीछे है, तो -π/4।
किसी भी टाइम पर अगर आपको फेज डिफरेंस चाहिए, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए, यहाँ पर सिर्फ टाइम की वैल्यू रखिए, आप किसी भी टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं, किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों इस बात को? बढ़िया काम है, पर हम बड़े इत्मीनान से सारे काम निपटा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और करा रहा हूँ, मैं तो है ना इसी सवाल के अंदर ही हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो उसके लिए नया डायग्राम बना सकते हो, आप उसके लिए नया डायग्राम बना सकते हो। सुनिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइडियल अमीटर लगा रहा हूं यहां पे, एसी अमीटर है, एसी वोल्ट मीटर, एसी अमीटर अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो आरएमएस मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? आरएमएस। आइडियल अमीटर लगा दिया है, ये एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया है V1, ये एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया है V2। आइडियल वोल्ट मीटर V1 एंड V2, आइडियल अमीटर A। चाहे अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, सारे के सारे एसी अमीटर और एसी वोल्ट मीटर है। जब कभी एसी बोला जाए तो समझ जाना कि ये सारे के सारे क्या मेजर करेंगे बेटा? दे विल मेजर इफेक्टिव वैल्यूज या फिर आरएमएस वैल्यूज। दे विल मेजर इफेक्टिव वैल्यूज या फिर आरएमएस वैल्यूज। अब मुझसे पूछी गई इनकी रीडिंग्स बताओ, बताते रीडिंग्स। V1 की रीडिंग क्या होगी? तो ये जो R है, ये जो रेजिस्टेंस है 100 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग आएगा। किसी भी टाइम पर ये आएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम 100√2 तो जा सकता है। तो ये वोल्ट मीटर क्या बार बार रीडिंग चेंज करेगा क्या? नहीं, ये बताएगा आरएमएस वैल्यू, एंड वी नो दैट कि आरएमएस वैल्यू जो होगी वो इसकी 100√2 अपॉन √2 आएगी, सो द वैल्यू विल बी 100 वोल्ट्स। फेयर इनफ। ये जो आपका दूसरा वोल्ट मीटर है वो कैपेसिटर के अक्रॉस है, वो बताएगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आप बोले सर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है, किसी भी टाइम पर ये है बेटा। ये बार बार ऐसा नहीं कि ये हमारा एसी वोल्ट मीटर बार बार अपनी रीडिंग चेंज करेगा, ये बता देगा फाइनली आरएमएस वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू विल बी ऑब्वियसली 100 वोल्ट्स अगेन। नेक्स्ट, हमारे आइडियल अमीटर की रीडिंग क्या होगी? अमीटर बताएगा करंट, और जैसा आप देख पा रहे हो करंट तो अलग अलग टाइम पर आ रहा है। ये कितना बताएगा? एवरेज बताएगा क्या? नहीं, ये बताएगा इसकी आरएमएस वैल्यू। ऑफ कोर्स आरएमएस वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1 एम्पियर आएगी। ये आपकी 1 एम्पियर है। तो इस तरह से सर्किट को सॉल्व करते हैं, और आपने देखा कि मेन चीज तो सिर्फ और सिर्फ फेजर बनाना है, ठीक है, इस तरह से वेक्टर बनाना है। बाकी फॉर्मूले वगैरह याद करो ना करो, कोई बहुत बड़ा ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपको अच्छा लगे फॉर्मूला याद कर सकते हो। मुझे खास तौर से फॉर्मूला याद करना इतना पसंद नहीं है, ऐसे ही ठीक है, लॉजिक से हम बड़े आराम से काम चला सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है।